नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में मतदान खत्म हो चुका है, परिणाम की अब बारी है। कल आखिरी दौर का मतदान हुआ, लेकिन 14 नवंबर को रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन उससे पहले तमाम चैनल्स की ओर से एग्जिट पोल किया गया और लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 18 ने भी एग्जिट पोल किया। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 85 से 90 सीटें मिल सकती हैं। जनसुराज पार्टी बिहार में एग्जिट पोल में कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं हुआ है। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी जेडीयू का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा हो सकता है। जेडीयू 60 से 70 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन सकती है, तो बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं है, उसे 65 से 70 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी रामविलास को 10 से 15 सीट और जीतन राम मांझी की हमको और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, उनको 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 50 से 60 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि यह सिर्फ एग्जिट पोल है, अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जैक्ट पोल 14 नवंबर को न्यूज 18 पर आपको देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकार दिया है। उनका दावा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और 18 नवंबर तारीख भी उन्होंने दे दी। 18 नवंबर को तेजस्वी यादव बिहार में बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी करते दिखेंगे। हालांकि एनडीए के नेताओं का दावा है कि निश्चित ही उनकी जीत होगी, लेकिन आंकड़े एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। तो किसके दावों में कितना दम है? 14 नवंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आज करेंगे एग्जिट पोल के आंकड़ों का विश्लेषण। सबसे पहले सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का एग्जिट पोल पर क्या बयान आया। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। तो तेजस्वी यादव एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं, उनकी अपनी दलीलें हैं। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, ये सब जानना चाहते हैं। 14 नवंबर को इसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये सबको हर कोई जानना चाहता है। नीतीश वर्सेस तेजस्वी, जो दो चेहरे जिन पर चुनाव लड़ा गया, जनता की पसंद कौन है? किसके मुद्दों में कितना दम था? जनता ने किसके मुद्दों को पसंद किया, यह सवाल है। सवाल यह भी है कि महिला मतदाता, चूंकि सबसे ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने की है, महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता बनी? सवाल यह भी पूछेंगे कि 14 नवंबर को जो परिणाम आएंगे उनमें कौन फेल होगा और कौन पास होगा। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से मनीष कुमार और बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी और आरजेडी से डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डिबेट को बैलेंस करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता आपसे, दिनेश जी, ये जो तेजस्वी यादव एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं, चूंकि कल एग्जिट पोल आए थे, कल से आज तक आपके पास भी तकरीबन 24 घंटे का समय मिल गया, आपने अपना कोई सर्वे कराया, आपका अपना कोई अनुमान है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने साफ कहा कि यह एग्जिट पोल जो एनडीए के जो दिल्ली में बैठे पीएमओ ऑफिस और जो अमित शाह जी हैं उनके इशारे पे कुछ एजेंसियां इस तरह का की हैं, उससे उन्होंने कुछ दिखाया, प्रमाण भी किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल वाले जो सर्वे एजेंसियां हैं वो 400 पार बीजेपी को दिखा रही थी। उसके बाद झारखंड के चुनाव में भी एनडीए को सरकार बनवा रही थी, बंगाल में भी, मतलब
पिछले कई एग्जिट पोल ऐसे आए जो लग रहा था कि पहले से एक मूड बना के प्रस्तुत की जा रही हो, यानी उनकी विश्वसनीयता गिरी है दिनों पर दिन। और जिस प्रकार से इस चुनाव में पिछले कई सालों से या कहें आजादी के बाद से सबसे बढ़ चढ़ के मतदाताओं ने मतदान किया है, और जो हम लोग को अपने पार्टी का इंटरनल फीडबैक मिल रहा है, जो एक सामान्य आम जनता भी जो बता रहा है कि नहीं इस बार बिहार में बदलाव के लिए मतदान हो रहा है। जो बाहर से कमा रहे हैं, बाहर मजदूरी करने गए हैं फैक्ट्री में, जो आए हुए हैं छठ में, वो रुक कर मतलब एक बहुत उत्साह और बहुत रुचि के साथ मतदान किया। जैसे कई बार होता था कि बहुत मतदाता ऐसे होते थे जिनका राजनीति से थोड़ा रुचि कम होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा। चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो या बाहर कमाने वाले हो, सब का सब मतलब पूरे उत्साह के साथ मतदान किए हैं और बिहार में बदलाव की चाहते हैं। और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम लोग के जैसे मतदाताओं ने तो जो फैसला करना था वो कर दिए हैं। अभी आपका बस आप जैसे कुछ चैनल का एडिट पोल आ रहा है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मतदाताओं ने हम लोग के यानी महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है, बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। और 14 तारीख को पिक्चर साफ हो जाएगा। और हम लोगों ने पहले भी नेताजी बताए हैं कि 18 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी। शपथ समारोह भी हम लोग तय किए हुए हैं। हम लोग पूरी तरह दिनेश जी, मुझे एक एग्जिट पोल को लेकर एक आंकड़ा याद आता है। 2015 चुनाव जब जेडीयू और आप साथ में लड़े थे, ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनाई थी बिहार में। उस समय लालू प्रसाद यादव एग्जिट पोल के तुरंत बाद आते हैं और वो जो आंकड़ा देते हैं कि 180 महागठबंधन सीटें जीतने जा रहा है, उस तरह का आंकड़ा आपकी तरफ से दिया नहीं जा रहा। सवाल यह है कि आप ये जो इस तरह का आंकड़ा, चूंकि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपना सर्वे पहले भी करा चुकी होती हैं वोटिंग से, और वोटिंग के बाद भी आपके पास आंकड़ा होता है, वो आंकड़ा देने में फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? और जब वो आंकड़ा नहीं आ रहा है तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि आप श्योर नहीं है कि आपकी सरकार बन रही। नहीं, देखिए आंकड़ा एग्जैक्ट तो कोई आपके सर्वे नहीं, हम अनुमान लगाते हैं। ये जितने भी लोगों ने अपना सर्वे किया उससे एक अनुमान लगाया, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। अब अनुमान के तहत एक आप अपना आंकड़ा तो रख सकते हैं, आपका अपना अनुमान होगा। देखिए, बिना अनुमान के हम शपथ समारोह की तिथियां तय तो नहीं किए हैं। बिल्कुल, आपका सर्वे पूरा उलट जाएगा। जो 14 जो आज आप दिखा रहे हैं, कल से जो दिखा रहे हैं, वही आपके 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, ईवीएम के जो फैसले आएंगे, तो आप ही के स्क्रीन पे एकदम उल्टा हुआ दिखेगा। जो आप एनडीए के पक्ष में दिखा रहे हैं, वो आप महागठबंधन के पक्ष में दिखाने को मजबूर होंगे। ऐसा जनता का फैसला है, हम लोग का मानना है। ठीक, अब मेरे पास एक आंकड़ा है और इस आंकड़े के साथ अब मैं जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ जा सकता हूं। मनीष जी, जो अभी 140 से 150 सीटें आपके फेवर में दिखाई जा रही हैं, अगर पोल्स ऑफ पोल की मैं बात कर लूं, ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उनका निचोड़ ये है कि 140 से 150 सीटों के आसपास एनडीए की आ सकती हैं। आरजेडी का तो दावा यह है कि ये उलट जाएगा, और जो अभी आप मिठाइयां बनवा रहे हैं और जो लड्डू बनने शुरू हो गए हैं, तो वो तो फिर खराब हो जाएंगे। देखिए संतोष जी, अब तो ज्यादा दिन की बात नहीं है। राजद के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, हम कहेंगे कि बस एक दिन थोड़ा और धैर्य रखिए, परसों सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमारे एनडीए परिवार ने जब बिहार में जनता के बीच जाने की शुरुआत की गई थी, तो एनडीए परिवार ने एक लक्ष्य रखा था कि एनडीए परिवार इस बार 225 सीट बिहार में चुनाव जीतने जा रहे। अभी एग्जिट पोल जो 150 से जो 160 दिखा रहा, हम तो 14 तारीख को इससे ज्यादा हमें जो विश्वास है, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हम 200 प्लस इस बार फिर जीतने जा रहे हैं। अब जहां तक भाई तेजस्वी जी का सवाल है, वो बेचारे हर चुनाव में, अभी जब चुनाव परिणाम आ भी जाएगा 14 तारीख को, तो बेचारे अभी घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं कि कौन सा बहाना बनाना है कि चुनाव आयोग पर कैसे ठिकरा फोड़े, कैसे वो आरएसएस का नाम लेंगे, चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ेंगे, तरह तरह का वो अभी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे, मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले, कह रहे थे कि स्ट्रांग रूम का लाइन काटा जा रहा है और लाइन काट के इसमें गड़बड़ी की जा रहा है। तो तरह तरह का बहाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं अंदर अंदर। और चुनाव परिणाम भी जब 14 तारीख को आ जाएगा एनडीए के पक्ष में, तब फिर वो कहेंगे ईवीएम में सेटिंग हो गया था। इसलिए भाई तेजस्वी जी की पुरानी आदत है, चुनाव के परिणाम आने तक वो तरह तरह के ऐसी बातें करते रहते हैं। बिहार के मतदाता मालिक ने स्पष्ट जनादेश दे दिया। प्रथम चरण के चुनाव के बाद ही भाई तेजस्वी जी का चेहरा पूरा सूख गया था। आज भी आप देखिएगा, जब तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आप उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितना कॉन्फिडेंस उनका लो हो गया है। बेचारे बोल नहीं पा रहे थे, एकदम उनका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है।
बिहार की महिला जब बढ़ चढ़कर वो किसी इस भी बात चुनाव से भी में डरे हुए हैं कि भाग वो ये लेती, कह रहे हैं कि आप अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके हिस्से का वोट अपनी तरफ कर लेते हैं। यही तो दिक्कत है। चाहे चूंकि कांग्रेस अगर- के नेता राहुल गांधी अगर जी हो, लड़ाई 2020 की मैं तरह आ रहा हूं संतोष जी, बिल्कुल कांटे की हो गई तो उसका फायदा फिर आपको मिल जाता है, चूंकि कोई कांटे की आपकी नहीं। है, ये संतोष जी, उनका आरोप है। संतोष जी, कोई कांटे की लड़ाई नहीं है। ये लोग लड़ाई से बाहर, ये हमसे क्या लड़ेंगे। अब कहलगांव में राहुल गांधी जी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, तेजस्वी जी राजद के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, सुल्तानगंज में वही हाल था। तो जो पार्टी, जो गठबंधन अपने ही आपस में ही लड़ रहा हो, वो हमसे क्या लड़ेगा भाई। पहले आपस में ही फरियाले, एनडीए तो बाद में मैं लड़िएगा असित जी NDA की तरफ से। जा रहा हूं, भैया ये लोग, एक मिनट हाँ। संतोष जी, ये लोग कहीं भी लड़ाई में नहीं थे। ये लोग कहीं भी लड़ाई में नहीं थे। इन लोगों को एहसास है, जब ये तेजस्वी जी घूम रहे थे बिहार, तो इनको ये एहसास हो गया कि हम लड़ाई से बाहर हैं, इसलिए तरह तरह की बात ये बोलकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये असित जी, जो एग्जिट पोल आए ना उसको महागठबंधन मानने को तैयार है, ना उसको एनडीए मानने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो आंकड़े बेहतर होंगे, और महागठबंधन का दावा है कि जो फिलहाल आंकड़े हैं वो उनके हो जाएंगे, और जो उनके आंकड़े अभी एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं वो एनडीए के हो जाएंगे। सबसे पहले आपको विश्वास है? नहीं, देखिए, इसका कारण है ना, हम विश्वास कर पा रहे हैं ना वो लोग कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है 2010 के बाद जितने भी एग्जिट पोल हुए या ओपिनियन पोल हुए, 2015 का उदाहरण तो आपने खुद दिया, जितने हुए, सिर्फ बिहार में नहीं, दूसरे राज्यों में भी, लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन वो असित जी, मैं इसमें ये भी नती- क्लियर कर दूं, 2015 का जो आंकड़े थे वो हमारे बेहतर थे। हमने महागठबंधन की सरकार दिखाई थी और लालू प्रसाद यादव ने उसे कोट किया इसका था। सटीक है। ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर नतीजों में गलत साबित हुए। 2015 में जबकि एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही थी, 2015 में नतीजों में हम आ गए। 2020 में हमें बढ़त दिखाई जा रही थी, यहाँ तो रमाकांत सर बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए, हमारे खेमे में भी लड्डू बनने लगे थे 2020 में, और पता चला कि 2020 में एनडीए 125 सीटों के साथ ताजा उदाहरण नतीजों में हरियाणा सामने आ है, गया। जहां जलेबी छानी जा रही थी। मैं वही कह रहा हूं ना, तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और इसके कारण भी हैं। मैं उस कारण पर बाद में आपसे चर्चा कर लूंगा कि क्यों एग्जिट पोल के नतीजे लगातार गड़बड़ा रहे हैं। क्योंकि 2 बार मैं एग्जिट पोल का हिस्सा रहा हूं, एक चैनल के तरफ से मैंने काम किया है जब वहां था मैं। अब क्यों गड़बड़ हो रहा है, ये चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो अच्छा, जो मैं लगातार देख रहा था, जैसे ये कह रहे हैं मनीष भाई हमारे, कह रहे हैं कि लोग तो कहीं लड़ाई में थे ही नहीं। हम कहीं लड़ाई में नहीं थे, तब तो नरेंद्र मोदी जी को ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ रही, कट्टा, दुपट्टा, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अमित शाह जी ताबड़तोड़ रैलियां किए जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी। हम कहीं लड़ाई में नहीं है, तब तो इनको अपने सारे तोप उतार देने पड़े। और हम लड़ाई में होते तब ये क्या कर लेते भैया, सोचिए। ये कितना अतार्किक बात है, कुतर्क है कह देना ये तो कहीं लड़ाई में ही नहीं थे। तो भैया आपके सारे तोप उतर क्यों गए जब हम लड़ाई में नहीं थे? तो हम लड़ाई में थे, इसलिए आपको अपनी सारी शक्ति, आपको अपना ब्रह्मास्त्र लेकर उतरना पड़ा। यही साबित करता है कि हम लड़ाई में थे, और लड़ाई कांटे की है, लड़ाई जबरदस्त है। ठीक है, हम में से कोई एक हारेगा, कोई एक जीतेगा गठबंधन, ये तो तय है। हम में से कोई एक हारेगा, कोई। यहाँ आप तेज प्रताप यादव जी के भी प्रवक्ता को बैठाए रहते अपने शो में, तो वो भी इस समय हार नहीं मानते, वो भी कहते कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं। कौन मानता? तो हम में से कोई एक हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन लड़ाई कांटे की है, और अंतर बहुत कम का रहेगा संतोष जी। लेकिन अगर राहुल गांधी जी मस्कट की ओर चले गए और प्रियंका गांधी जी न्यूयॉर्क चली गई, तो फिर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चूंकि पहले ही हार मान चुकी है और मनोबल उनका डाउन है, इसलिए दोनों प्रमुख नेता कांग्रेस के बाहर चले गए और तेजस्वी यादव को अकेले छोड़ दिया। ये कोई पता नहीं किसने कहा है, निहायत ही बेवकूफ आदमी होगा, जड़ मूर्ख होगा। बिहार के चुनाव से, राहुल जी बिहार के नेता हैं, सरकार बनेगी तो राहुल जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है बिहार में। तो इस तरह की टिप्पणी कोई वाहियात आदमी, कोई मूर्ख कर रहा है, उस पर क्या चर्चा कीजिएगा, छोड़िए। प्रेम रंजन जी, आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? हालांकि जो कुछ सर्वों में जो सर्वे आए हैं उनमें 7 सर्वे ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, और कुछ सर्वों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है, और कुछ सर्वे आरजेडी को भी सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं। जी संतोष जी, हम तो बस इतना जानते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए बड़ी
संख्या से जीत कर करके आ रही है, बड़ी बहुमत से। मैं आशीष नाथ तिवारी जी हमारे मित्र हैं और मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, प्रवक्ता हैं और बड़े अच्छे सधे हुए प्रवक्ता हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लड़ाई कांटे की है, तो इनका कॉन्फिडेंस से ही डगमगा गया है, यानी कि ये अपनी हार मान चुके हैं। अगर जो है ये अगर जीतने की स्थिति में रहते तो ये सीधे कहते मैं सरकार बना रहा हूं। आसिफ जी का वो ये कह मिजाज रहे कि नहीं है, लड़ाई अगर उनके पास नंबर नहीं कांटे होते की तो लड़ाई नंबर भी है, नहीं बोलते। तो इसी बात से आप आसिफ जी अंदाजा उस लगा तरह की- लीजिए। आसिफ जी उस तरह की राजनीति नहीं करते कि 400 मैं तो बता रहा हूं संतोष 400 जी, पार का नारा संतोष लगाकर जी। 240-42 पर संतोष करने वाली राजनीति नहीं करते वो। नहीं संतोष जी संतोष जी, मैंने कहा कि जो है से उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, हाँ। इसलिए जो है से, और मैं जनता के जो भरोसा और विश्वास है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। जिस प्रकार से जो ऐसे वोटिंग हुआ है, एक तो ज्यादा वोटिंग होना पिछले चुनाव की बनिस्पत में, महिलाओं का अधिक वोटिंग होना, महिलाओं का किसके प्रति जो है सबसे ज्यादा झुकाव, कैसे तय लगाव होगा? ये और तो जिनके फिर लिए महिलाओं के लिए काम इस एनडीए की सरकार ने और खास कर करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है। अब महिलाओं के लिए पेंशन का बढ़ोतरी, जितने भी लोग थे लगभग 1,12,00,000 से अधिक महिला, वृद्ध और विकलांग, उनको पेंशन देने का जो है से, उसके अलावा 1,40,00,000 लोगों को 10,000 रुपया स्वरोजगार के लिए, ये किनको वोट देंगे? ये सारे चीजों से ऊपर उठ कर करके, इसीलिए तो फिर वो कह देते हैं कि वोट धर्म, खरीदने हर की कोशिश की गई, ये सारी चीजों से घोषणाएं ऊपर उठ करके। कर करके वो सरकार को बनाने के लिए देंगे। नहीं, हम लोग खरीदने की नहीं, क्या काम करते हैं ना, तो काम करते हैं तो जो काम करेगा उसको वोट करेगा, दूसरे को कहा देगा। निकम्मे लोगों को थोड़े ही चुनता है जनता, चुनता है जो ऐसे काम करने वाला, जो उनके लिए उनको मदद करेगा, उनकी सेवा करेगा, विकास का कार्य करेगा, उनके लिए जिनके प्रति जिस सरकार को उनके लिए सोच रहेगा उसको न चुनेगा कि निकम्मा, पटेल साहब भ्रष्टाचारी, बीजेपी का आंकड़ा दीजिएगा। अपराधी, बीजेपी अपराध को कितनी जो ऐसे सीटों गले पर- लगाने क्योंकि वाला, आप 101 वैसे सीटों लोगों पर को चुनाव थोड़े लड़े ही हैं। चुनता है। कितनी सीटों पर बीजेपी मैंने जीत कहा रही कि है? मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है। मतलब कैलकुलेशन आपने भी नहीं की है। रमाकांत जी की तरफ जब मैं जा रहा हूं, रमाकांत जी की तरफ मैं जा रहा हूं, चूंकि दो हमें एनडीए दो प्रवक्ता अपने गठबंधन को जिता चुके हैं, तो रमाकांत जी से मैं उम्मीद करूंगा वो बैलेंस कर देंगे थोड़ी सी डिबेट। रमाकांत जी, आपने चूंकि जमीन पर जाकर बहुत स्थिति का पता भी लगाया, आप बिहार से हैं भी, आपको जमीन पर क्या दिख रहा है? एग्जिट पोल थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिएगा, आप जमीन पर क्या देख पा रहे हैं? किस गठबंधन को एज है? बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके आधार पर दो बातें आपसे कहना चाहेंगे कि जमीन के स्तर पर अगर मैंने देखा है तो एनडीए को जो वोट मिला है उसका आक्रामकता वो 10,000 रुपया और 125 यूनिट का वो है। महागठबंधन के प्रति जो वोट की आक्रामकता है वो दो कारणों से बनी, वो भी अंतिम समय में जब सीएम और डिप्टी सीएम का नाम घोषित कर दिया गया। अब जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, अगर वो सच होता है कि 135 से 155 अगर एनडीए जीत रही है तो निश्चित रूप से उसे दूसरे राउंड में शाहाबाद, मगध और सीमांचल के 51 सीटों में कम से कम 20 सीटें जीतनी होगी और उसी अनुपात में महागठबंधन को भी कह सकते हैं मिथिलांचल में सीटें बढ़ानी होगी, तब वो होगा। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में 100+ रहेगा और एज मेरे हिसाब से एनडीए को है कि वो 125-30 मैक्सिमम है। लेकिन इस सर्वे में एक सर्वे और भी छुप चुका है, वो है कि आखिर एनडीए में बड़ा भाई कौन बनेगा। तो वो जो ग्राउंड लेवल पर मैं देखता हूं तो उसमें दिखाई ये तो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है ना बड़े भाई की में, क्योंकि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है और उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। अगर जो स्ट्राइक रेट उसका पिछली बार भी रहा उस मुताबिक भी बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, उनको आरजेडी को पछाड़ने के लिए बहुत बेहतरीन 60-70 के आसपास स्ट्राइक रेट ले जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि ये जो स्ट्राइक रेट 60-70 कर रहे हैं उसके आधार क्या होंगे?
उसके आधार तो वही होंगे ना जहां वो अपनी सीट लूज कर चुके हैं, उसे हासिल करना है, वो वह करेंगे। अब लेकिन अब देखिए, जहां तक जदयू को पिछले बार जो 43 सीटें आई थी, अब उसको निश्चित रूप से इजाफा होगा, लेकिन भाजपा को 74 सीटें आई थी। तो जो हम लोग घूमते हैं तो उसमें लगता है कि नुकसान अगर होगा तो भाजपा को ही होगा, और आरजेडी उधर महागठबंधन में बड़ी पार्टी बनेगी। लेकिन यहाँ फर्स्ट पार्टी में जदयू और तब दूसरे में भाजपा रहेगी। क्योंकि मुद्दों की बात अगर करें, तमाम प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ताओं की बात अगर रिकॉर्ड करके सुन लें तो इनके जुबान से पहले निकलता है नीतीश जी ने 125 यूनिट दिया, नीतीश जी ने 10,000 रुपया दिया, और उसके बाद आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने राशन दिया। या भाषण करते हैं तो नीतीश जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर। तो ये पहला नाम जो आता है ये कहीं न कहीं जनमानस पर ज्यादा पड़ा है, और वो उनके इजाफे के लिए, सीट इजाफे के लिए काफी दिखाई पड़ते हैं। ठीक। लेकिन अब देखना होगा कि इस सैंपल का साइज क्या है, उसके आधार पर भी कह सकते हैं कि एग्जिट पोल बदल सकता है। ठीक जी डॉक्टर दिनेश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, चूंकि रमाकांत जी भी बता रहे हैं, चूंकि असित तिवारी जी भी कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। असित तिवारी जी तो आपके महागठबंधन के ही कांग्रेस के सदस्य हैं, तो अगर 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का आप दावा करते हैं, उसके बावजूद अगर कांटे की टक्कर है, तो फिर अगर ये एग्जिट पोल में ये स्थिति जो आंकड़े अभी नजर आ रहे हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अगर मार्जिन पिछली बार 11,000 समथिंग वोटों का था, तकरीबन 12,000 मान लें, अगर उसके आधार पर भी देखें तो एग्जिट पोल कहां गलत हो रहे हैं फिर? देखिए संतोष जी, 2020 का आप अगर मतदान को देखिएगा और एग्जिट पोल को भी देखिएगा, मतदान जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि निकम्मों को वोट लोग जनता क्यों देगी, तो इनके अनुसार नीतीश जी निकम्मे थे, यानी कि पिछली बार उनको वोट नहीं मिला, तीसरे नंबर की पार्टी थी, 43 सीट पे आ गए नहीं, थे। उसके तो रीजन भी थे ना, उस समय कोरोना काल भी था, और कोरोना काल में कुछ लोग नाराज हो गए थे नीतीश जी से, उसको कवर करने के लिए फिर मोदी जी को आगे करना पड़ा था इन्हें। लेकिन उसके साथ ये भी देखिएगा कि महिला जो आज कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा था, और उसके बाद भी महिला मात्र 12,000 का वोट प्रतिशत का अंतर था। आरजेडी बड़ी पार्टी थी, यानी कि महिलाओं का वोट हमें भी मिला था। और पिछली बार के विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे 2020 को, तो नीतीश जी का स्वास्थ्य का चर्चा पूरे चुनाव में कहीं भी नहीं था, किसी ने नहीं की, और ऐसी कोई भी उनके व्यवहार से कुछ दिखा भी नहीं। लेकिन इस बार आप 6 महीना पहले से ही लगभग यह स्थिति बिहार में चर्चा का विषय बनने लगा था कि हर जगह लोग कहने लगा था कि नीतीश जी के आप स्वास्थ्य उस लायक नहीं है, अब वो चलाने लायक नहीं है, कहीं बनने लगा था। और हम लोग जब उस समय जाते थे जिला में कार्यकर्ता संवाद और दर्शन के समय, तो उस समय भी हमारे नेता तेजस्वी जी माई बहन मान योजना की बात करते थे, महिलाओं की भीड़ जुटती थी, और उस समय हम लोग 200 यूनिट बिजली की बात करते थे, तो नीतीश जी उस समय कहते थे कि 1 यूनिट भी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आया, आपने देखा होगा कि जब 2-2.5 महीना चुनाव नजदीक आया, उसके बाद नीतीश जी हम लोग की योजनाओं को कॉपी करने लगे, यानी वो डगमगाने लगे, उनको लगा कि नहीं बुरी तरह से हार रहे हैं, तो उन्होंने फिर 125 यूनिट बिजली दिया, 200 तो नहीं दे पाए। और हम लोग जो वृद्धा पेंशन की बात कर रहे थे 1500, तो वो 1100 दिए। हम लोग जब 2500 की बात कर रहे थे तो लोग बोले पैसा कहां से चलिए, इस पर तो दिनेश जी हमने बहुत बात की, इस पर हमने बहुत बात की। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ये दावा ये किया जा रहा है कि राघोपुर सीट तेजस्वी यादव नहीं निकाल रहे हैं, और चूंकि तेज प्रताप यादव आप प्रचार करने भी गए थे, ये बताइएगा राघोपुर सीट का क्या स्थिति है? या तो आप किसी एक सामान्य आदमी से अगर राघोपुर से गुजरिएगा आप, और उससे भी पूछिएगा तो कहे कि नहीं ये गलत बात है, तेजस्वी जी वहाँ एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। नहीं तो वो ठीक है, तेज प्रताप जी जो प्रचार करने गए उसका कोई असर नहीं हुआ? तेज प्रताप जी के प्रचार करने से तेजस्वी जी का वोट कट जाए, ऐसी स्थिति बिहार में अभी नहीं बनी हुई है। ऐसा महुआ की क्या स्थिति है? देखिए महुआ की स्थिति थोड़ा क्या बोलते हैं, पूरी तरह से एकदम स्पष्ट नहीं है राघोपुर की तरह, वहाँ थोड़ा लड़ाई है, महुआ में लड़ाई है, लेकिन फाइट कौन दे रहा है? जो जनता है आरजेडी के पक्ष में सिंबल बड़ा होता है व्यक्ति से। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्री रहे हैं जो निर्दलीय होकर जब लड़ते हैं तो 5,000 8,000 पे सिमट जाते हैं। ठीक है मनीष जी, ऐसी बात है कि जनता उस सिंबल के साथ जाएगी सर। मनीष जी देखिए संतोष जी, हम तो भगवान से कामना करते हैं कि भाई तेजस्वी जी राघोपुर से चुनाव जीत जाएं, क्योंकि जो हालात हैं, मुझे जो परिणाम दिख रहा है सामने 14 तारीख को जो परिणाम आने वाला है, 2010 से भी बुरा हाल इन लोगों का होने वाला है। जिस प्रकार से जनता ने जो प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिलने वाला है, जनता ने मन बना लिया था। जब हम लोग घूम रहे थे तो जो निकल रहा था कि नहीं, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर ही हमें विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं तो नौकरी है, बिहार सुरक्षित है और बिहार आगे बढ़ रहा है। अभी ये 2020 की चुनाव की बात कर रहे थे, हम काहे 20 में जाएंगे भाई, 5 साल पीछे चले गए। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है
और भाई तेजस्वी जी ऐसे ही मनीष जी, बड़ी बड़ी इन बातें कर सारे रहे थे। मुद्दों पर हमने- एक मिनट संतोष जी, हाँ, संतोष जी, इन सारे- संतोष जी, एक मिनट, चुनाव हो चुका है। मैं थोड़ा इन्हें याद दिला चुनाव दूं। हो चुका है, इसमें ऐसा तो नहीं मैं कि थोड़ा इस इन्हें डिबेट को याद देखकर दिला दूं। वोटर एक तरफा हो संतोष जाएगा। जी, हाँ चुके थे नहीं संतोष जी, मैंने थोड़ा याद दिला दूं, ये बार बार 20 की चर्चा करते हैं। 24 के चुनाव में एनडीए 180 सीट पर लीड किया था, अगर विधानसभा आयोजन देखे तो। उसके बाद 4 सीट पर बिहार में उपचुनाव हुआ। बेलागंज जो कहते थे कि यहां आरजेडी का घर है, बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव में ये हार गए। तो ये चुनाव कहां जीत रहे हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं, लड़ाई में कहां है ये ठीक है, आसिफ जी की तरफ राघोपुर जा रहा हूं। बचा ले, यही बहुत बड़ी बात आसिफ होगी। जी की तरफ मैं जा रहा हूं। अब बेचारे कांग्रेस की चर्चा काहे कर रहे हैं? अब कांग्रेस तो बेचारे कहीं लड़ाई में, उनकी इसी चर्चा पर- काहे क्यों? तो बेचारे इसी लालू पर जी के शरण अपनी में है। प्रतिक्रिया दीजिए, कांग्रेस आसिफ पार्टी जी। तो बिहार में बेचारे पॉलिटिकल देखिए, रूप से दोनों पर अपाहिज है। प्रतिक्रिया हाँ। दे देता हूँ। हाँ, प्रेम रंजन पटेल जी ने कहा कि कामचोर निकम्मों को लोग क्यों चुनेगी। बड़ा दुख हुआ। इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी के पहले के जो भाजपाई हैं, पूरा भाजपा नेतृत्व कामचोर और निकम्मा था, इसलिए 54 सालों तक इस देश ने उन्हें मौका नहीं दिया। अब एक और बात कह दूं प्रेम रंजन भैया, 77 साल अब इस देश को आजाद हुए हो गए। आज तक बिहार में आपकी पार्टी को एक बार भी अपने बूते सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बिहार की जनता ने, हमने 45 साल से ज्यादा अकेले सरकार चलाई है। बाद के गठबंधनों के दौर में भी 10 साल चलाए, अकेले चलाई है, अपने दम पर। अकेले हमें इस राज्य ने चुना। आपको इस 77 साल में एक बार भी जनता ने अकेले नहीं चुना बिहार। मनीष जी, 74 से नीतीश कुमार जी राजनीति में आसिफ जी, हैं। इस बात को 20 भी साल से 35 साल हो गए। 35 भाई साल से संतोष। आपको भी नहीं दिया है। नहीं, हाँ, उसको मैं कह बोलने रहा हूं ना, दीजिए। लेकिन हमें अकेले थोड़ा चुना है। संतोष जी उनको 74 बोलने से दीजिए ना। नीतीश कुमार कांग्रेस जी कब से राजनीति बिहार में। से बाहर है, थोड़ा वो भी तो हम आज जान तक रहे नहीं हैं। तो सुन लीजिए, बीच में मत आइए, बड़ी कांग्रेस कब गंदी से आदत बिहार है से भाई। बाहर है, मनीष जी थोड़ा वो बीच भी में तो हम नहीं, जान मनीष जी रहे हैं। बीच में नहीं, उनका टर्न है, प्लीज। हाँ, 74 से लेकर आज तक एक बार भी नीतीश कुमार को अकेले मौका नहीं दिया है बिहार की जनता ने। गठबंधन के बूते ही, बैसाखी के सहारे ही सीएम बन पाए। इतने भी लोकप्रिय नहीं है जितना एक हाइप क्रिएट किया गया है। लोकप्रिय होते लेकिन आसिफ जी, तो इसमें अकेले ये भी दम तो पर देखिएगा ना कि इन्होंने 2010 कितनी बार कोशिश की अकेले चुनाव परिणाम लड़ने आपको की। याद मनीष जी है, बीच में आसिफ नहीं, तिवारी जी? मनीष जी बीच में नहीं। 2010 इन्होंने के बीजेपी वालों परिणाम ने आपको कितनी याद बार है, अकेले आसिफ कोशिश तिवारी की जी? बिहार में चुनाव लड़ने की। 2010 का परिणाम याद है कि आपको मैं बता दूं? मनीष जी प्लीज। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो इतने भी लोकप्रिय नहीं नहीं, है। आसिफ जी आज मुझे तक सिर्फ एक ये बात बताइएगा, इन्होंने बीजेपी उसके वालों ने तो- कितनी बार कोशिश की बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की? मुझे तो किसने रोका? कांग्रेस ने रोक दिया क्या? उनका गठबंधन है, वो साथ में मिलकर नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं 20 क्यों साल से नहीं सरकार में। लड़े? संतोष जी, क्यों नहीं लड़े? संतोष ताकत नहीं जी, थी, नहीं लड़े। 2010 में कांग्रेस ठीक है, पार्टी प्रेम रंजन को जी का बिहार बात में देंगे, 4 प्रेम रंजन सीट जी। मिली थी प्रेम रंजन और जी। जनता दल यू को 115 सीटें मिली थी। अब जान इसी से तुलना कर लीजिए कि बिहार में कांग्रेस की क्या हालात। प्रेम रंजन जी, आशीष नाथ तिवारी जी ने ठीक कहा। लंबे समय तक कांग्रेस यहां अकेले अपने बलबूते पर सरकार चलाती रही, लेकिन आज बिहार से क्यों जो है इससे कांग्रेस बाहर हो गई है और इनको दूसरे के कंधे पर सवार होना पड़ता है सत्ता का स्वाद चखने के लिए। सत्ता से ये बाहर रहते हैं, तिलमिलाते हैं, छटपटाते हैं, कैसे खुद किसी दूसरे के प्रकार से कंधे पर सत्ता मिल सवार जाए। हैं। लंबे समय तक जो है इससे देश में और बिहार में सत्ता में ये रहे। अब इनको 19 में कितनी सीटें आई थी देश में? 44 सीटें। 14 में 44 सीटें आई थी, उसके बाद 54 सीटें। क्या रफ्तार है इनका बढ़ने का? अब देश के अंदर में इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। और बिहार में तो सपना में आप मत सोचिए आने के लिए। आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ जो है से इसी प्रकार से बैसाखी पर सवार होकर करके 10 गो 15 गो 5 गो सीट ले आइएगा। यही जो है से आपकी हैसियत रहेगी बिहार के अंदर में। कभी आप अपने बलबूते पर, और क्या स्थिति कर दी थी वहां गठबंधन में कांग्रेस को कटोरा लेकर करके सड़क पर आ गए। राहुल गांधी को पूरी ताकत लगानी पड़ी कि 70 सीट कम से कम बच जाए, फिर भी वो 70 नहीं बचा सके लड़ने के लिए। इतनी से भी आपको नहीं जो है, जब आपको अपना जो है याद आ रहा है तो फिर बाकी क्या कहना है। और हमारा गठबंधन जो है अटूट है, एक साथ हम लोग मिलकर करके लगातार लड़ रहे हैं। थोड़े से लंबे अंतराल के लिए कुछ हुआ है, अब मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि जो हुई सो हुई बात, अब कहीं जो है किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं, अब जहां हैं वहीं रहेंगे। और ये जो है
आपस में क्या टकराव, उसके लिए तो 14 ये तारीख चुनाव का के इंतजार दौरान खैर पता करना चल पड़ेगा। गया ना मैं इन रमाकांत लोगों जी की का। तरफ जा रहा हूं, रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत जी, कांग्रेस वो तो कहते ही रहते मैं तो हैं। इसलिए कराऊं कि इसके बावजूद जो ऐसे ये कभी जो ऐसे वापस नहीं आ सकते हैं। मैं रमाकांत जी की पूरा तरफ जा रहा हूं। गठबंधन रमाकांत जैसे जी, ये जो महागठबंधन। पूरा इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे आंक रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को मनचाही सीटें भी नहीं दी गई महागठबंधन में, जो आंकड़ा वो चाह रहे थे वो आंकड़ा भी उन्हें नहीं मिला। और अब ग्राउंड पर क्या हकीकत है? क्योंकि कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन बैकफुट पर एग्जिट पोल में कम से कम दिख रहा है तो उसका एक कारण लेफ्ट और दूसरा कारण कांग्रेस हो सकती है। त्रासदी ये है बिहार की, संतोष जी, बिहार में अभी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपने अकेले दम पर लड़ सकती है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो। रही कांग्रेस की बात, हमें प्रारंभ में बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस राजद की विक्टिम से छुटकारा पाना चाहती है। कृष्णा अल्लावरू आए, कन्हैया आए, सब कुछ बहुत तेजी से चला, लेकिन क्या कहे बाद में क्या हुआ, सब कुछ ढेर हो गया। जब आ गए तो मालूम हुआ कि लीजिए वो फिर भी टीम बन गए, निर्णय अखिलेश सिंह करने लगे, निर्णय अशोक गहलोत जी करने लगे, बिहार के फ्रेम से बाहर हो गए। और कांग्रेस ने भी ये मान लिया कि बिहार मेरा नहीं है। जैसे कि अभी आशीष जी ने कहा कि राहुल गांधी को थोड़े पे यहाँ चीफ मिनिस्टर बनना है, तो जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ प्रचार किया, राहुल गांधी ने उस तेवर के साथ इसलिए प्रचार नहीं किया कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना नहीं, मेरे दल को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मुझे तो सहायक रहना, विक्टिम ही रहना है। तो यह जो उनके भीतर जो उबार थी वो जो शांत किया गया है, वो कांग्रेस पीछे ले गया है। वरना एक बार कांग्रेस को अपनी सूरत पर, लेकिन कांग्रेस की शुरुआत बहुत अच्छी थी। कांग्रेस जिस आक्रामक अंदाज में शुरुआत कर रही थी, एक समय लगा था कि राहुल गांधी होने लगा था, और तेजस्वी यादव, जो खबरें आ रही थी कि वो नहीं मिल रहे, राहुल गांधी नहीं मिल रहे तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव बैकफुट पर नजर आ रहे थे उस समय। जी बिल्कुल, लेकिन आपको आशीष जी अच्छा बताएंगे अच्छा से कि उस समय आशीष जी भी जान रहे थे कि एक जो भाजपा का वोटर है वो शिफ्ट करना चाहता है कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस से तब शिफ्ट करेगा जब कांग्रेस अकेले लड़ती है या वाम दल के साथ में जाती है, मैंने माइनस राजद। जिस तरह से भाजपा के साथ में होता है कि अगर जदयू के साथ में, कि जदयू अगर भाजपा के साथ में है तो मुस्लिम वोट लगभग न के बराबर मिलते हैं, और जब कभी भी बात होती है जदयू की तरफ से, खैर तो सवाल बहुत थे, कहते लेकिन हैं मेरे मुस्लिम पास लोग, समय बहुत आप कम उधर- है। तमाम मेहमान जी। मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा और आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।